हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पर मैं जब सिर्फ 20 साल का था तब से ही मैं अपने शहर में बहुत ही कम रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और भी कई सारे राज्यों में जाता ही रहता हूँ। मैं वहाँ के छोटे छोटे गांव में जाता हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं एक राइटर हूँ और मैं गांव गांव घूमकर लोगों की सच्ची कहानियां, उनके अनुभव को गोरे कागज पर तराशता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं झूठी कहानियां नहीं बना सकता, पर मेरा मानना यह है कि लोगों के एक्सपीरियंस को लिखा जाए और फिर उसे एक किताब का रूप दिया जाए। इससे होगा यह कि जो भी इन किताबों को पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि ये कहानियां वाकई में रियल है। इसीलिए मैं ज्यादातर गांव गांव घूमता ही रहता हूं, क्योंकि शहरों के मुकाबले गांव में ऐसी कहानियां ज्यादा सुनाई जाती है। मैं अब तक कई सारे गांव में घूम चुका हूं, कई सारे कहानियों को भी लिख चुका हूं। सबसे पहले तो मैं ऐसे गांव की तलाश करता हूं जहां कोई सदियों पुराना राज हो, या फिर जिस गांव में भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हो। मैं उस गांव में जाता हूं, लोगों के कहानियों को सुनता हूं और फिर उसे लिखता हूं। कई लोग जिन्होंने भूत देखे होते हैं, तो कई लोगों का कहना होता है कि मेरा सामना एक चुड़ैल के साथ हुआ है। ऐसे ही यह बात 1992 की है, जब मैं बिहार के एक छोटे से गांव में गया हुआ था। यह गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही प्यारा सा गांव था, जहां मुश्किल से 70 से 80 घर ही होंगे। मैं उस गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से पूछने लगा। मैं वहां गांव के ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछ रहा था। मैं कह रहा था, भाई साहब, मैंने सुना है कि आपके गांव में कोई राज है। क्या आप मुझे उस राज के बारे में कुछ बता सकते हैं? अब पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैं भी उन्हें अपना नाम बताया, मुकेश नाम है मेरा। तो वो कहने लगे, देखिए मुकेश जी, इस गांव में राज तो है, पर मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ कीजिए। वो इतना बोलकर वहां से जाने लगे, पर मैं उन्हें रोकते हुए कहने लगा, देखिए, कुछ रुपए पैसे ले लीजिए, पर कृपा कर मुझे उस राज के बारे में कुछ बताइए। मेरे इस बात को सुनकर वो व्यक्ति भी अपने जगह पर खड़ा हो गया और वो मुझसे कहने लगा, देखिए, मुझे रुपए पैसे की लालच नहीं है, पर फिर भी अगर आप इस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप इतना ही उत्सुक हैं, तो हमारे गांव के सरपंच जी के पास जाइए। हो सकता है कि वो आपको इस गांव के रहस्य के बारे में कुछ बता दे। उनके अलावा गांव का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आपसे इस बारे में बात तक नहीं करना चाहेगा। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। फिर मैं गांव की ओर बढ़ चला। मैं वहां गांव के लोगों से सरपंच जी के घर का पता पूछते पूछते सरपंच जी के घर तक पहुंचा और उन्हें अपने बारे में बताया। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं क्या करता हूँ। सरपंच जी, जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष के करीब थी, वो भी मुझसे कहने लगे, देखिए, इस गांव में जो राज है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये सालों पुराना राज है। यहाँ इस गांव में रात के वक्त कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ इस पूरे गांव में रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक धुंध छाया रहता है, और इस समय पर जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मैं भी उनकी बातों को सुनकर कहने लगा, लेकिन सरपंच जी, अभी तो ठंड का मौसम है और इस वजह से भी तो यहाँ पर कोहरा छा सकता है रात के वक्त। तो उनका कहना था, नहीं, यहाँ साल के 12 मास कोहरा छाया ही रहता है। यहाँ रात में 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक पूरे साल कोहरा छाया रहता है। और सच्चाई तो यह है कि कई लोग इस गांव से रात के वक्त बिना अपने घर से बाहर निकले गायब हो चुके हैं। सुबह के वक्त उनके घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद पाया जाता है। इसके बावजूद भी वो इंसान अपने घर से गायब रहता है। मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, क्या आप इस राज के बारे में और कुछ जानते हैं जिससे कि मैं इस कहानी को पूरा लिख सकूं? तो उनका कहना था, नहीं, मैं जितना जानता था उतना आपको बता दिया। अब मैं भी सोचने लगा, फिर तो मुझे इस गांव में कुछ दिन रुकना पड़ेगा। मुझे इस राज के बारे में कुछ और जानकारियां इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो मैं इस कहानी को पूरा कर सकूंगा। मैं भी इतना सोच ही रहा था कि तभी सरपंच जी मुझसे कहने लगे,
शाम हो चली है, चलिए हम खाना खाते हैं। हम घर आए किसी भी अतिथि को बिना खाना खिलाए नहीं जाने देते। मुझे भी भूख काफी तेज लगा हुआ था। मैं सरपंच जी को मना न कर सका। फिर सरपंच जी अपने कुर्सी पर से उठे और मुझे अपने साथ लेकर बड़े से हवेली के अंदर चले गए। इस गांव का सबसे बड़ा घर इनका ही था और हम चलते हुए हवेली के अंदर पहुंचे। लेकिन एक चीज, सरपंच जी जो कि काफी बूढ़े देखने में लग रहे थे, लेकिन फुर्ती उनके अंदर काफी ज्यादा थी। उनके चलने का तरीका, काम करने का तरीका किसी 20 साल के लड़के जैसा था। और मैं सोचने लगा, सही कहते हैं कि गांव के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पहले सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। फिर हम चलते हुए हवेली के उस बड़े से हॉल में पहुंचे और वहां का नजारा देख में दंग था। यह घर बाहर से आलीशान तो था ही, लेकिन अंदर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे राजा महाराजाओं का ये महल हो। यहाँ अंदर कई सारी मूर्ति रखी हुई थी जो सोने के थे। इस हॉल में दोनों तरफ से जो सीढ़ियां बनाई गई थी सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए, वो भी सोने के लग रहे थे। हवेली के छत के ऊपर कई सारे बड़े बड़े झूमर लटकाए गए थे जिनके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी और वो भी देखने में बिल्कुल सोने के लग रहे थे। यह देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। मैं सोचने लगा, काफी अमीर आदमी लगते हैं सरपंच साहब, लेकिन पहनावे से देखकर इनको कोई नहीं कह सकता कि ये इतने अमीर आदमी होंगे। फिर सरपंच जी भी मुझसे कहने लगे, आइए बैठिए, हम खाना खाते हैं। फिर हम वहीं उसी हॉल के अंदर जो बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था उसी पर हम बैठ गए। मेरे मन में कई सारे सवाल तो चल रहे थे, पर मैं ये सारे सवाल खाना खाने के बाद सरपंच जी से पूछने वाला था। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई नौकर होगा जो हमारे लिए खाना लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद किचन से एक बूढ़ी औरत और एक बेहद ही ज्यादा सुंदर लड़की, जिसके कपड़े देखने में शाही पोशाक लग रहे थे, वो हमारे लिए खाना लेकर आई। और मैं समझ गया ये कोई नौकर नहीं हो सकते। मैं ये बात सरपंच जी से पूछना तो चाहता था, लेकिन इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद तभी सरपंच जी कहने लगे, क्या खाना पसंद करोगे, मांसाहारी भोजन या फिर शाकाहारी भोजन? तो मैं भी उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो उनका कहना था, ठीक है, मैं भी आज तुम्हारे साथ शाकाहारी भोजन ही कर लेता हूँ। फिर वहाँ हमारे लिए खाना लगाया गया और खाना लगाकर वो लड़की और वो बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली गई। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, वो बूढ़ी औरत, उसके चलने का तरीका बिल्कुल जवान औरत जैसी थी। नॉर्मली जब कोई बूढ़ी औरत चलती है तो वो थोड़ा झुक कर चलती है, पर ये एकदम सीधा काफी तेज रफ्तार से चलती हुई यहाँ से गई थी। और मैं खाना खाते खाते सरपंच जी से पूछने लगा, कौन थी ये दोनों? तो उनका कहना था, मेरी बीबी और मेरी बेटी। फिर मैं भी चुप हो गया और सोचने लगा, इतने पैसे वाले आदमी हैं लेकिन फिर भी अपने लिए नौकर नहीं रखे हैं, इनको तो 1-2 नौकर रखना चाहिए था घर में। मैं ये बात उनसे नहीं बोला और चुपचाप खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद जब मैं रुमाल से अपने हाथ मुंह को पोंछ रहा था, तभी मेरी नजर वहां दीवार पर पड़ी। दीवार पर किसी बेहद ही खूबसूरत औरत की पेंटिंग बनाई गई थी, जिसके दोनों तरफ हिरन के सर को लगाया गया था। ये इसलिए हिरन के सर थे और मैं उस पेंटिंग में जो वो औरत बनी हुई थी उसकी आंखों को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी बनाई गई थी, इंसानों की आंखें ऐसी नहीं होती। और मैं सरपंच जी से पूछने लगा, ये पेंटिंग किसकी है और इनकी आंखें ऐसी क्यों बनाई गई है? तो उनका कहना था, ये पेंटिंग मेरी बुआ की है और उनकी मौत आज से लगभग 40 साल पहले ही हो चुकी है। और इनकी आंखें इनकी पेंटिंग को साफ करने की वजह से आंखों के पास पेंटिंग घिसने के कारण ऐसा दिखने लगा है। अब मैं भी ये तो समझ चुका था कि पेंटिंग के ऐसा दिखने का कारण क्या है। फिर मैं सरपंच जी से कहने लगा, ये जो सीढ़ियां बनी हुई है, ये जो मूर्तियां हैं, ये जो छत के ऊपर इतने सारे झूमर लटकाए गए हैं, क्या ये सारे सोने के हैं? क्योंकि देखने में तो ये बिल्कुल सोने जैसे लग रहे हैं। तो उनका कहना था, हाँ, ये सारे सोने के हैं। और मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, आपका काम क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं, आप इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए? मेरी इस बात को सुनकर सरपंच जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई, तुम राइटर हो या फिर तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो? सरपंच जी मुझसे ऐसा कह रहे थे
और मैं भी उनसे मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखिए सरपंच जी, ऐसी बातें नहीं है, बस मेरे मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे छोटे मोटे गांव में अगर कोई इतने अमीर व्यक्ति को देख ले तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक सवाल उठ ही जाते हैं। अब मेरे इस बात को सुनकर सरपंच जी भी मुझसे कहने लगे, देखो ये जो मेरे घर में संपत्ति है, ये जो सोने की मूर्तियां हैं, ये जो बड़ी सी हवेली है, ये जो बड़े बड़े सोने के झूमर हैं, ये सारे मेरे पुरखों की देन है। मैंने कुछ भी नहीं कमाया, ये सारे मेरे पूर्वजों की संपत्ति है जिस पर मैं अभी राज कर रहा हूँ। खैर सवाल जवाब तो होते रहेंगे। रात के 7 बज चुके हैं और तुम ये बताओ कि तुम यहीं रहना चाहोगे या फिर तुम अपना शहर वापस लौटना चाहोगे। तो मैं उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, अभी मैं इस गांव के राज को नहीं सुलझा पाया हूँ। इस गांव के राज के बारे में जानकारियां जब तक मैं इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक मैं इस गांव में ही रुकने वाला हूँ ताकि मैं इस कहानी को पूरा लिख सकूं। तो वो कहने लगे, ठीक है, अगर तुम हवेली में रुकना चाहते हो तो हवेली में ही रुक जाओ, वरना महल से थोड़ी ही दूरी पर एक फार्म हाउस है, मेरा ही फार्म हाउस है, अगर तुम वहां रुकना चाहते तो वहां पे भी रुक सकते हो। खाना पीना तुम्हें समय समय पर दे दिया जाएगा, यहाँ से पहुंचा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए वहीं पर रुकना अच्छा होगा। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, कहाँ है आपका फार्म हाउस, चलिए दिखाइए, मैं वहीं पर कुछ दिन निकाल लूंगा। कुछ दिन के बाद जब मुझे इस गांव के कुछ राज पता चल जाएंगे, कुछ जानकारियां मुझे इस गांव के बारे में मिल जाएगी, फिर मैं भी अपने शहर वापस लौट जाऊंगा। मैं इतना सरपंच जी से बोला था और सरपंच जी भी कहने लगे, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखा देता हूँ। फिर हम हवेली से बाहर निकल आए और बाहर काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अभी समय लगभग 7:30 बजे का था और ठंड इतनी ज्यादा, मैं अपने काले से बैग से अपने जैकेट को निकाला और उसे शरीर पर पहन लिया। लेकिन सरपंच जी, जो कि सिर्फ एक कुर्ते को पहने हुए थे, लेकिन उन्हें जैसे ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं सरपंच जी से कहने लगा, सरपंच जी, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है कि आपको ठंड नहीं लगता? तो उनका कहना था, ठंड सभी को लगता है, लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा, ये उनके आदत पर निर्भर होता है। मुझे एक आदत सी बन गई है, मैं यहीं गांव में रहता हूँ, इसीलिए मुझे आदत सी बन गई है, मैं कुर्ते पर ही काम चला लेता हूँ। ठंड मुझे भी लगती है लेकिन मैं कुर्ते पर काम चला लेता हूँ। इसी तरह हम बातें करते हुए उसी फार्म हाउस तक पहुंचे। ये फार्म हाउस गांव के बाहर बना हुआ था और सरपंच जी का हवेली भी वो भी गांव के बाहर ही था। उस हवेली से ये फार्म हाउस थोड़ी ही दूरी पर था और मैं फार्म हाउस के अंदर गया। वहां फार्म हाउस के अंदर काफी साफ सफाई की गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रत्येक दिन इस फार्म हाउस की साफ सफाई किया जाता हो। लेकिन इनके यहाँ तो कोई काम करने वाला नौकर आता नहीं है। क्या ये सारे काम खुद करते हैं या फिर इनकी बीबी या फिर बेटी ये सारे काम कर कर जाती हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी सरपंच जी कहने लगे, ठीक है फिर आप आराम कीजिए, यहाँ पे बेड लगा हुआ है ही, यहाँ पर बैटरी से चलने वाली लाइट लगी हुई है, वहाँ अलमारी में टॉर्च रखे हुए हैं, अगर आपको कभी टॉर्च की आवश्यकता पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक खास बात, आपको कभी भी रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको इसी फार्म हाउस के अंदर ही रहना है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपसे पहले भी इस गांव में कई सारे लोग आए थे जो कि इस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो कभी भी रात के वक्त 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। यह आप अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा। इतना बोलकर सरपंच जी वहां से चले गए। मैं भी बेड पर जाकर बैठ गया और मैं अपने बैग से डायरी को निकाला। मैं उसमें नोट करना चाहता था जितनी भी जानकारियां मुझे अब तक मिली थी। सरपंच जी जितना भी मुझे जानकारियां दिए थे, मैं उन जानकारियों को उस डायरी में लिखना चाहता था और मैं वहां उसी लाइट की रोशनी में उस जानकारियों को डायरी पर लिखा। और अब रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। अकेला होने के कारण मुझे थोड़ा थोड़ा नींद भी आने लगी थी, पर मैं सोना नहीं चाहता था। मैं यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं यहाँ के राज के बारे में जानने के लिए आया हूँ, कहानियां लिखने के लिए आया हूँ। अगर मैं सो गया तो मैं इस गांव के रहस्य के बारे में कैसे समझ पाऊंगा? मैं वहां देखना चाहता था, क्या सच में इस गांव में रात के 10 बजे के बाद धुंध छाता है या नहीं? मैं यही सोचकर जगा रहा। मैं वहां रात के 10 बजे तक जगा ही रहा और सच में
रात के 10 बजे के बाद उस गांव में पूरा सन्नाटा छा चुका था और अब वहां धुंध छाना शुरू हो गया था। जैसा कि सरपंच जी का कहना था कि रात के 10 बजे के बाद यहां धुंध छाएगा, और सच में वैसा ही हुआ। देखते ही देखते लगभग 10 मिनट में ही पूरे गांव में धुंध छा चुका था और इसी के साथ इस पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका था। लेकिन कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज जो इस गांव के सन्नाटे को भंग कर रही थी, और मैं वहां फार्म हाउस की खिड़की से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था। मैं इस फार्म हाउस के 2nd फ्लोर पर था और वहीं अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर की ओर देख रहा था। वहीं फार्म हाउस से थोड़ी ही दूरी पर एक कच्ची सड़क गुजरती थी जो गांव के अंदर तक जाती थी, और मैं उसी खिड़की से बाहर की ओर झांकता रहा। वहां मैं लगभग 12 बजे तक उसी खिड़की के पास ही बैठा रहा और मैं बाहर की ओर देखता रहा। मेरी आंखें कभी कभी बंद होती, लेकिन मैं अपनी आंखों को खोलता क्योंकि मैं इस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहता था। मैं इसी तरह 12 बजे तक बैठा रहा और 12 बजे के बाद मुझे मेरे कानों पर किसी के पायलों की चलने की आवाज साफ साफ पड़ने लगी और मैं बाहर की ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा वहां उस कच्ची सड़क पर कोई औरत थी जो अपने हाथ में एक लालटेन को पकड़े हुए गांव की ओर से चलती हुई आ रही थी। उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसका शरीर भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस उसके पायलों की चलने की आवाज से मैं ये समझ पाया था कि ये कोई औरत ही है, और मैं उसे गौर से देखने लगा। ये कहाँ जाती है? मैं उस औरत को देखता रहा। वो औरत गांव के बाहर पहाड़ी की ओर चलती हुई जा रही थी, अपने हाथ में उस लालटेन को पकड़े हुए। और मैं सोचने लगा, सरपंच जी का तो कहना था कि रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता, लेकिन ये औरत इतनी कड़ाके की ठंड में गांव के बाहर की ओर चलती हुई कहाँ जा रही है? ऐसा क्या काम पड़ गया इसे? कहीं ये भी तो इस गांव के रहस्य से जुड़ा हुआ नहीं? क्या मुझे इसके पीछे चलना चाहिए? क्या मुझे देखना चाहिए कि यह औरत जाती कहाँ है? लेकिन मैं सरपंच जी के बारे में भी सोच रहा था। उनका कहना था कि तुम्हें रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, अगर मैं जानकारियां जुटाने की कोशिश नहीं किया, तो मुझे इस गांव के देश के बारे में कैसे पता चल पाएगा? मैं कहानियां कैसे लिख पाऊंगा? यही सोचकर मैं उस फार्म हाउस से बाहर आ गया और उस कच्ची सड़क के रास्ते उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। मैं दबे पांव उस औरत के पीछे पीछे चलता गया। उस औरत को भी जैसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया था। वो लगातार उस पहाड़ी की ओर चलती गई और मैं भी उस औरत के पीछे पीछे चलता गया। वो औरत पहाड़ी से पहले थोड़ी ही दूरी पर वहां एक तालाब बना हुआ था, उसी तालाब के पास गई और वो वहीं उस तालाब के पास जो बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ के पास जाकर बैठ गई। उसने अपने लालटेन को उसी पेड़ की एक टहनी जो कि काफी नीचे की ओर झुकी हुई थी, उसी में लालटेन को टांगकर पेड़ के नीचे बैठ गई थी और मैं दूर से उसे देखे जा रहा था। यहाँ ये काफी घना कोहरा छाया हुआ था और ऊपर से एक काली रात। मुझे पता था कि अगर ये औरत मेरे तरफ अपना सर को भी घुमाकर देखेगी, फिर भी मैं उसे नहीं दिखने वाला, क्योंकि मैं उससे काफी दूरी पर था और यहाँ ये घना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे देख पा रहा था, क्योंकि उस पेड़ की एक टहनी में लालटेन लटकी हुई थी और उसी की रोशनी में मैं उस औरत को देख पा रहा था। भले वो औरत मुझे साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसके हरकतों पर सिर्फ नजर रखना चाहता था। वो यहाँ पर इतनी रात में करती क्या है? इतनी रात गई, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। वो औरत यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी? मैं दूर से ही खड़ा उस औरत पर नजर रख रहा था और ऐसे ही मैं लगभग आधे घंटे तक उस औरत को देखता रहा। लेकिन वो औरत उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी हलचल ना हो। मैं उसे देखकर हैरान था। ये औरत इतनी रात में, इतनी कड़ाके की ठंड में इस पेड़ के पास बैठी हुई है। क्या इसका कोई घर बार नहीं है? ये अपने घर में भी तो रह सकती थी, यहाँ पेड़ के पास क्यों आ गई? अब मैं उसके पास जाना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसकी परेशानी क्या है। वो इतनी रात गए यहाँ बाहर क्यों घूम रही है? मैं चलता हुआ उस औरत के पास गया। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था और मैं उससे कहने लगा, बहन जी, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं?
आपको तो गांव में होना चाहिए। यहाँ गांव से बाहर पहाड़ी के पास इस तालाब के पास, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में क्या कर रही हैं? पहले तो उस औरत ने मेरे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसका कहना था, देखिए बाबूजी, मेरा पति खो गया है। वो इस बात को काफी सिसकती हुई आवाज में कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, आपका पति खो गया है? तो उस औरत का कहना था, हाँ, मेरे पति को किसी ने गायब कर दिया है और मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए इतनी रात गए पूरे गांव में भटकती रहती हूँ। मैं किडनैपर का पता करना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन है जिसने मेरे पति को गायब किया है। मेरे पति से पहले भी इस गांव में कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन गांव वाले जो इस बारे में बहुत ही अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन मैं उन सब बातों को नहीं मानती। मेरा मानना है कि इस गांव में कोई इंसान ही है जो यहाँ के लोगों को गायब कर रहा है। मैं एक ना एक दिन उस किडनैपर का पता लगा कर ही रहूंगी। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन सरपंच जी का तो कहना था कि इस गांव में कोई राज है, कोई भूत प्रेत है जो इंसानों को गायब करता है। यहाँ धुंध में इंसान गायब होते हैं। तो वो औरत कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। भला कोई इंसान धुंध में कैसे गायब हो सकते हैं? वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उससे कहने लगा, आपका भी कहना सही है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैं अब तक कई सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिसने भूतों का सामना किया है। वो अपना रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं और मैं उनके अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जिस पर हम कभी यकीन नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे साथ ही इसी दुनिया में रहते हैं। हो सकता है इस गांव में भी इंसानों के गायब होने के पीछे कोई ऐसी शक्तियां हो। तो औरत कहने लगी, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैं एक ना एक दिन उस किडनैपर का पता लगा कर ही रहूंगी। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं अपनी जगह पर खड़ा कांपते हुए उस औरत की बातों को सुन रहा था, क्योंकि मुझे ठंडी काफी ज्यादा लग रही थी। मैं अपने शरीर में जैकेट को पहने हुए था, इसके बावजूद भी मुझे ठंड काफी ज्यादा लग रही थी। मैं उस औरत से कहने लगा, देखिए बहन जी, अभी रात का समय है और ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। चलिए आप अपने गांव में चलिए, अपने घर चलिए, आप वहां पर रुक जाइएगा और सुबह के वक्त आपको जो भी जानकारियां निकालनी होगी, आपको जो भी जानना होगा, सुबह के वक्त पता कीजिएगा। इतनी रात गए आपका यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ जंगली जानवरों का भी तो खतरा हो सकता है। मैं ऐसा उस औरत से कह रहा था और वो औरत कहने लगी, अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकी तो मैं कभी भी उस किडनैपर का पता नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि वो किडनैपर जब यहाँ धुंध छाया होता है तभी वो गांव से लोगों को अगवा करता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो किडनैपर लोगों को उठाकर इसी कच्ची सड़क के रास्ते पहाड़ी की ओर लेकर जाता होगा। इसीलिए मैं उस कच्ची सड़क से थोड़ी ही दूरी पर इस तालाब के पास आकर बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पेड़ के पास बैठी हुई हूँ ताकि मैं कच्ची सड़क पर नजर रख सकूं कि क्या कोई ऐसा इंसान है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात के वक्त इंसानों को अगवा करके पहाड़ी की ओर लेकर जाता हो। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मैं गाँव वापस जाता हूँ, क्योंकि मुझे ठंड काफी ज्यादा लग रही है। मैं अगर यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अगर आपको कुछ पता चले, अगर आपको इस रहस्य के बारे में कुछ पता चले कि कौन इसके पीछे है, तो आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं इतना बोलकर फार्म हाउस की ओर वापस लौट गया, लेकिन जब मैं फार्म हाउस की ओर आ रहा था, जब मैं फार्म हाउस की ओर लौट रहा था, तब मैंने देखा वहां रास्ते के किनारे पर एक लकड़ी का घर बना हुआ था और मैं सोचने लगा, जब मैं वहां पहाड़ी की ओर जा रहा था, उस औरत के पीछे पीछे जा रहा था, तब तो ये लकड़ी का घर यहाँ पर नहीं बना हुआ था, लेकिन यहाँ लौटते वक्त ये लकड़ी का घर कहाँ से आ गया? हो सकता है ये लकड़ी का घर यहीं पर होगा और मेरा ध्यान उस औरत पे होने के कारण मैं इस लकड़ी के घर को नहीं देख पाया। मैं यही सोचते हुए उस लकड़ी के घर तक पहुंचा और जैसे ही मैं उस लकड़ी के घर तक पहुंचा तभी किसी के खांसने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान खांस रहा है। तब मैं भी अपनी नजर उस ओर घुमाया जहां से खांसने की आवाज आई थी। तब मैंने देखा मुझसे कुछ ही दूरी पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने अपने कंधे पर एक बड़ी सी गन को रखा हुआ था और वो मुझसे कहने लगा, कहाँ गए थे बाबू साहब? क्या आपको पता नहीं है
कि इस गांव में रात के वक्त कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, कौन है आप और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी तो अपने घर से बाहर हैं। तो उस व्यक्ति का कहना था, देखिए मैं चौकीदार हूँ, मेरा नाम बहादुर है और मैं इस गांव का चौकीदार हूँ। मेरा काम ही है यहाँ गांव में पहरेदारी करना, लेकिन फिर भी मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। ये जो लकड़ी का घर बना हुआ है, मैं रात के 10 बजते इस लकड़ी के घर के अंदर चला जाता हूँ और मैं इस लकड़ी के घर में ये जो खिड़की बना हुआ है, मैं इसी खिड़की के जरिए बाहर की ओर झांकता रहता हूँ। मैं यहाँ रास्ते पर नजर रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस गांव के अंदर ना आ सके और ना ही कोई भी व्यक्ति इस गांव से बाहर जा सके। वो तो मैं आपके चलते हुए कदमों की आवाज को सुनकर इस लकड़ी के घर से बाहर आ गया। कि आप इस गांव में नए हैं, आपको नहीं पता इस गांव में रात के वक्त भूत प्रेत घूमते हैं जो आपको हमेशा के लिए गायब भी कर सकते हैं। वो तो आपका किस्मत अच्छा है जो आप आज बच गए। आपको पता है आप धुंध वाली रात में बाहर निकले थे और आपका किस्मत अच्छा होने के कारण आप बच पाए हैं, वरना आप आज ही हमेशा के लिए गायब हो जाते। जाइए जल्दी से अपने कमरे में जाइए, आप जहाँ भी रहते हैं अपने कमरे में जाइए, आपका बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। वो इतना बोलकर अपने उस लकड़ी के घर के अंदर चला गया और मैं भी चलता हुआ फार्म हाउस तक पहुंचा। मैं फार्म हाउस के अंदर गया और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। मैं सबसे पहले अपने उस डायरी में नोट करने लगा। मैं वहां पर लिखने लगा कि मुझे आज इस गांव में एक लड़की मिली जो इस गांव के रहस्य को सुलझाना चाहती है। वो यहाँ किडनैपर को पकड़ना चाहती है। जो भी इंसानों को गायब कर रहा है वो उसके बारे में जानना चाहती है। मैं उस डायरी में लिखकर अपने उसी बेड पर लेट गया और बड़े से मोटे से कंबल को ओढ़कर सो गया। और फिर सुबह हुई। सुबह के वक्त सरपंच जी वहां पर आए जो मेरे लिए खाना लेकर आए थे। वो मुझसे कहने लगे, नींद तो अच्छी आई ना, तुम अपने कमरे से बाहर तो नहीं निकले रात के वक्त? मैं भी उसे कहने लगा, मैं अपने कमरे से बाहर तो निकला था रात के वक्त, क्योंकि एक लड़की थी जो वहाँ पहाड़ी की ओर चलते हुए जा रही थी। वो अपने हाथ में एक लालटेन को पकड़ी हुई थी और मैं भी उसके पीछे पीछे गया था। मेरे इस बात को सुनकर सरपंच जी गुस्सा होने लगे थे। वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगे, देखो मैं तुमसे पहले ही कहा हूँ कि इस गांव में पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं जो इस गांव के रेस को सुलझाना चाहते थे। उनकी मौत हो गई है और अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना। भले मैं मानता हूँ कि तुम इस गांव के रेस को सुलझाना चाहते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तुम कहानियां लिखना चाहते हो, लेकिन कभी भी रात के वक्त कभी भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। दिन के वक्त ही तुम्हें जो कुछ भी पता चलता है तुम वो जानकारियां इकट्ठा करो, यहाँ के लोगों से पूछो, देखो कोई तुम्हें इसके बारे में कुछ बताता है। इतना बोलकर सरपंच जी जाते जाते कहने लगे, खाना मैंने रख दिया है, खाना खा लेना। इतना बोलकर सरपंच जी वहां से चले गए और मैं भी खाना खाने लगा। खाना प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन था और मैं खाना खाया। उसके बाद मैं सरपंच जी के उस बड़े से हवेली में पहुंचा। सरपंच जी भी मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा थे और मैं उनसे कहने लगा, देखिए सरपंच जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग रात के वक्त धुंध में गायब होते हैं? अगर ऐसा होता तो मैं कल रात के वक्त भी तो धुंध में निकला था बाहर। अगर ऐसा होता तो मैं गायब हो गया होता। तो सरपंच जी कहने लगे, वो तो मुझे भी पता है कि धुंध में कोई भी इंसान गायब नहीं होता, लेकिन उसी धुंध में कोई तो है जो इंसानों को गायब करता है, वो इंसानों को मार कर खाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम इस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो, इसकी जानकारियों को इकट्ठा करना चाहते हो, तो तुम रात के वक्त निकल सकते हो, तुम धुंध में घूम सकते हो, लेकिन सावधानी से। मैं सरपंच जी की बातों को सुनकर हैरान था। अभी तो वो कुछ देर पहले मुझ पर इस बारे में काफी ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि तुम रात के वक्त निकल सकते हो, तुम यहाँ घूम सकते हो रात के वक्त। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे वहां पर बहुत ही अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई और मैं सरपंच जी से कहने लगा, ये अजीब सी दुर्गंध यहाँ पर कहाँ से आ रही है? तो सरपंच जी का कहना था, वो आज किचन में मटन करी बनी है ना, उसी की स्मेल शायद तुम्हें आ रही होगी, क्योंकि तुम शाकाहारी हो, इसी वजह से वो स्मेल तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है। अब मैं भी सरपंच जी से कहने लगा, क्या सच में? और तब मुझे महसूस हुआ कि सच में वो स्मेल किचन के अंदर से ही आ रही है और मैं सरपंच जी से कहने लगा,
क्या आप अपने किचन में मटन को बनाए हो खाने के लिए, या फिर कच्चा मांस ही उस किचन के अंदर में रखे हुए हो जिसकी स्मेल मेरे नाकों पर पड़ रही है? तो सरपंच जी का कहना था, हमने बकरे के कुछ मांस को खाने के लिए बनाया भी है और कुछ मांस जो कि कच्चा है वहाँ पर रखा हुआ है, जिसे कुछ ही देर में बनाया जाएगा और उसी की स्मेल यहाँ आसपास आ रही है। अब मैं भी समझ गया कि हो ना हो ऐसा ही होगा। वहाँ वो दुर्गंध काफी तेज आ रही थी और मैं हवेली से बाहर निकल आया। मैं गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगा। मैं वहाँ लोगों से कहने लगा कि आप इस गांव के बारे में कुछ जानते हैं, लोग यहाँ पर गायब कैसे होते हैं? पहले तो गांव वाले मुझे कुछ भी बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब मैं उनसे कहा कि मुझे सरपंच जी ने भेजा है आपसे पूछताछ करने के लिए, तो वहाँ गांव का एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, हाँ साहब, मैं जानता हूँ यहाँ गांव के लोग कैसे गायब होते हैं और वो कहाँ पर जाकर गायब होते हैं। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उनसे कहने लगा, तो फिर बताइए क्या जानते हैं आप? तो उस व्यक्ति का कहना था, साहब एक रात जब मैं अपने कमरे के खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा था, तभी मैंने देखा मेरे एक पड़ोसी जो अपने कमरे से बाहर निकला था और वो धुंध वाली रात में उस पहाड़ी की ओर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि मुझे शक था कि हो ना हो ये व्यक्ति उस पहाड़ी की ओर क्यों जा रहा है। कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं, गांव के इंसानों के गायब होने का राज। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और तभी मैंने देखा वो व्यक्ति उस तालाब के पास पहुंचा जो हमारे गांव के बाहर बना हुआ है, पहाड़ी से थोड़ा इधर ही। और वो व्यक्ति उस तालाब के पास पहुंचकर अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो इंसान वहां से कैसे गायब हो गया। और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि क्या उस तालाब पर कोई भूत प्रेत था जिसने मेरे उस पड़ोसी को गायब किया था, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है। लेकिन जो भी हो ना हो, इंसानों के गायब होने का कोई तो रहस्य उस तालाब के पास जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उनसे कहने लगा, क्या आपने उस रात किसी औरत को देखा था जिसने अपने हाथ में लालटेन को पकड़ा हुआ हो? तो उस व्यक्ति का कहना था, नहीं, वहां पर कोई भी औरत मुझे दिखाई नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति ही था जो उस तालाब के पास गया था और वहां से वो व्यक्ति गायब हुआ था। मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है, आपकी ये जानकारियां मेरे लिए काफी है। फिर मैं उस फार्म हाउस के कमरे में आ गया और मैं अपनी डायरी में उन सारे बातों को नोट कर लिया जो भी मुझे गाँव वालों से पता चला था। फिर इसी तरह से शाम हो गई और शाम के लगभग 7 बजे ही सरपंच जी मेरे लिए खाना लेकर उस फार्म हाउस में आ गए। वो मुझे खाना देते हुए कहने लगे, खाना खा लेना, मैं जा रहा हूँ अपनी हवेली में। अगर तुम्हें कोई जानकारियाँ इकट्ठा करना हो तो तुम जाना, तुम अपने कमरे से बाहर निकल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सावधानियां बरतना। इतना बोलकर वो काफी जल्दबाजी में वहां से चले गए अपने हवेली की ओर और मैं भी खाना खाया। फिर 10 बजने का इंतजार करने लगा। मैं सोच रहा था कि 10 बजेगा और यहाँ पे धुंध छाना शुरू होगा और मैं उस तालाब के पास जाऊंगा। जैसा कि उस गाँव वाले का कहना था कि उस तालाब के पास कोई राज है, वहां से इंसान गायब होते हैं। हो सकता है वहां पर मुझे कुछ पता चलेगा और मैं उसे अपनी डायरी में नोट कर पाऊंगा। मैं यही सोचकर वहां 10 बजने का इंतजार करने लगा और 10 बजते ही पूरे गांव में धुंध छा चुका था और मैं फार्म हाउस से बाहर आ गया। मैं कच्ची सड़क पर आ गया और तभी मैंने देखा वो औरत आज भी अपने हाथ में लालटेन को पकड़े हुए पहाड़ी की ओर बढ़े जा रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। आज फिर वो औरत उसी तालाब के पास जाकर रुकी और मैं भी उसके पास चला गया। मैं उससे कहने लगा, आज फिर आप यहाँ पर आई हैं, आपको कुछ पता चला कि इस गांव में कौन है जो इंसानों को गायब कर रहा है? तो उस औरत का कहना था, हाँ, मैंने सारी जानकारियां जुटा ली है और मुझे अब ये पता चल चुका है कि कौन है जो इंसानों को गायब करता है। तो मैं उनसे कहने लगा, कौन है बताइए, मैं अपने साथ डायरी भी लेकर आया हूँ, टॉर्च भी लेकर आया हूँ। आज मैं सारी घटना साथ ही साथ नोट करता जाऊंगा और मैं उस किडनैपर को पकड़ने में आपकी मदद भी करूंगा। बताइए आप क्या जानकारियां जुटा पाई हैं? तो वो औरत वहां से थोड़ी दूरी पर जमीन की ओर इशारा करने लगी। वो जमीन की ओर अपनी उंगलियां दिखाते हुए इशारा कर रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है वहां पर तो जमीन है। तो उस औरत का कहना था, नहीं, उस जमीन के नीचे वो रहता है जो इंसानों को गायब करता है। वहां तय खाना बना हुआ है और उसी के अंदर वो रहता है।
जो इंसानों को पकड़कर वहां पर अगवा करके रखता है। मैं हैरान था, क्या वो कोई इंसान है जो जमीन के अंदर रहता है? तो उस औरत का कहना था, हाँ, वो इंसान ही है जो इंसानों को वहां जमीन के अंदर अगवा करके रखता है, उसे कैदी बनाकर रखता है। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम गांव वालों को बुला कर लाते हैं, उसके बाद हम उस तहखाने के अंदर जाएंगे और फिर उस किडनैपर की धुलाई करेंगे। मेरी इस बात को सुनकर वो औरत मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो किडनैपर सिर्फ अकेला ही है जो इंसानों को गायब करता है, उसके लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं, चलो हम चलते उस तहखाने के अंदर। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, रुको, मैं पहले इन सारी घटनाओं को इस डायरी में नोट कर लेता हूँ, इन सारी बातों को अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ। मैं उस डायरी में उन सारी बातों को लिख लिया। उसके बाद वो औरत कहने लगी, चलो फिर। उसके बाद वो औरत चलती हुई उसी जगह पर गई जहाँ पर वो पहले से इशारा करके बता रही थी कि वहाँ पर एक तहखाना है। वो वहाँ पहुँचकर जमीन के कुछ मिट्टी को अपने हाथों से हटाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी सी है। वो अपने हाथों से आसानी से उन मिट्टियों को हटा पाई थी। और तब मैं देखा, सच में वहाँ जमीन के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा सा बना हुआ था और उस दरवाजे के दोनों पल्लों पर काफी मोटे मोटे कड़े को लगाया गया था, जिससे कि इस दरवाजे को खोलने में आसानी हो। वो औरत मुझसे कहने लगी, इस कड़े को पकड़ो और इसे बाहर की ओर खींचो, बाहर की ओर खींचते ही यह दरवाजा खुलेगा। उसके बाद मैं भी उस दरवाजे के मोटे से कड़े को पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगा, ऊपर की ओर खींचने लगा, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो औरत कहने लगी, हटो, मुझे खोलने दो। उसके बाद वो औरत लोहे के बने हुए इस दरवाजे के कड़े को पकड़कर बाहर की ओर खींची और उसके खींचते ही वो दरवाजा खुल गया था। मैं हैरान था, मेरे अंदर इतना भी ताकत नहीं है कि मैं एक दरवाजे को खोल सकूं। ये औरत इस दरवाजे को इतनी आसानी से खोल लिया। मैं सोच ही रहा था कि तभी वो औरत कहने लगी, चलो नीचे चलो, तुम्हारे पास टॉर्च है ना, टॉर्च जलाओ। उसके बाद मैं भी टॉर्च जला लिया और तब मैं देखा वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और हम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए तहखाने के अंदर पहुँचे। और तहखाने के अंदर पहुँचकर मैंने देखा वहाँ तहखाने के अंदर दीवार पर कई सारे मसाल को जलाकर लगाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस तहखाने के अंदर कोई रहता हो ना हो, वो किडनैपर ही यहाँ दीवार पर मसालों को जलाकर लगाया होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी और जमीन पर मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान था। वहाँ तहखाने के अंदर जमीन पर कई सारे बड़े बड़े इंसानी हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं हैरान था, ये इंसानी हड्डियों के टुकड़े हैं। क्या किडनैपर इंसानों को जान से मार डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक देता है? बहुत ही निर्दयी किडनैपर है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा वहाँ तहखाने के दूसरी ओर से कोई चलता हुआ हमारी ओर आ रहा था। वो व्यक्ति पहले ही वहाँ उस तहखाने के अंदर ही था और वो चलता हुआ हमारी ओर आ रहा था। और जैसे ही वो व्यक्ति हमारे नज़दीक पहुँचा और मैं उसे देखकर हैरान था। ये व्यक्ति, जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा सरपंच जी के जैसा मिल रहा था, लेकिन ये सरपंच जी नहीं थे। सरपंच जी तो काफ़ी बूढ़े इंसान थे, लेकिन ये बिल्कुल जवान था। इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा सरपंच जी के जैसा मिल रहा था और इसने अपने पूरे शरीर पर ब्लैक कलर की हुडी पहन रखा था। मैं सोचने लगा, क्या ये सरपंच जी का बेटा है? नहीं नहीं, सरपंच जी का तो कहना था कि उनका कोई बेटा ही नहीं है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे साथ जो वो औरत खड़ी थी, उसने अपने चेहरे से घूंघट को हटाया और घूंघट हटाते ही जब मैं उसके चेहरे को देखा, टॉर्च की रोशनी जलाकर मैं उसके चेहरे को देखा और तब मैं दंग रह गया। ये वही औरत थी, सरपंच जी की बुआ, जिनकी पेंटिंग सरपंच जी के हवेली में दीवार पर बनाई गई थी, जिस पेंटिंग के दोनों तरफ हिरन के सर को लगाया गया था और उस पेंटिंग में उनकी आंखें बहुत ही अजीब सी दिखाई पड़ रही थी। और यहाँ पे भी असल की जिंदगी में इनकी आंखें बहुत ही अजीब सी थी। मैं सोचने लगा, लेकिन सरपंच जी का तो कहना था कि इनकी मौत, उनके बुआ की मौत 40 साल पहले हो चुकी है, तो फिर ये औरत कौन है
और ये उतना ही सुंदर है, उतना ही जवान है जितना उस पेंटिंग में बना हुआ था। मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो औरत मेरी ओर देखकर बहुत ही अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराने लगी थी और वो हंसते हुए कहने लगी, सही सोच रहे हो, मैं सरपंच की बुआ ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मौत 40 साल पहले हो गई है या फिर मुझे कोई बूढ़ी औरत होना चाहिए? नहीं, हमारा पूरा परिवार, सरपंच जी का पूरा परिवार एक पिशाच का परिवार है और मैं एक पिशाचनी हूँ। मैं इंसानों के खून को पीती हूँ और अपना उम्र बढ़ाती हूँ। और ये जो सामने तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसे तुम सरपंच जी समझ रहे हो, ये सरपंच जी ही हैं और ये भी पिशाच हैं। ये भी तुम्हारे खून को पिएंगे और अपनी उम्र बढ़ाएंगे। वो पिशाचनी मुझसे ऐसा कह रही थी और वहाँ सरपंच जी जो एक पिशाच थे वो भी बहुत ही अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस गांव के रहस्य को सुलझाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर तुमसे पहले भी कई सारे लोग आए थे जो इस गांव के रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ था? उनका खून हमने पिया था और आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और अपनी उम्र बढ़ाऊंगा। वहां सरपंच जी जो एक पिशाच थे वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था। मैं उस तहखाने से बाहर की ओर भागना चाहता था। मैं गांव में पहुंचना चाहता था ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं और मैं अपनी टॉर्च को जलाए हुए उस तहखाने की सीढ़ियों से बाहर की ओर भागने लगा। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बाहर की ओर भाग रहा था और सरपंच जी काफी तेज तेज आवाज में हंसे जा रहे थे। वो पिशाच मुझसे हंसते हुए कह रहा था, भागो, आखिर कहाँ तक भाग पाओगे? कोई भी मछली पानी से ज्यादा नहीं तैर सकती और तुम भी कहाँ तक भाग पाओगे? भागो। वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंस रहा था और मैं उस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ बाहर की ओर भाग निकला। मैं उसी कच्ची सड़क के रास्ते गांव की ओर भागे जा रहा था। मेरे हाथ में वो डायरी थी और मैं उस डायरी को वहीं जंगल की ओर फेंक दिया। वो जो कच्ची सड़क के किनारे पर बड़ी सी झाड़ी थी उसी झाड़ी के अंदर फेंक दिया और मैं गांव की ओर भागने लगा। तभी वहां आसमान से उड़ते हुए सरपंच जी की बेटी और सरपंच जी की बीवी आसमान से उड़ते हुए आई थी और वो दोनों मेरे एक एक हाथों को पकड़कर आसमान में उड़ाते हुए उसी तहखाने के अंदर लेकर आ गई। और वहाँ सरपंच जी का पिशाच, उनके परिवार के सभी लोग जो कि सभी के सभी पिशाच थे, वो हंसते हुए कहने लगे, तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा खून आज हम लोग मिलकर पिएंगे, तुम्हारा मौत तय है। मैं उनके आगे, सरपंच जी के आगे अपने हाथ को जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, छोड़ दीजिए सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन सरपंच जी का कहना था, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस गांव से बचकर आज तक जीवित गया ही नहीं है। जो भी इस गांव के राज के बारे में जानना चाहता है उसकी मौत हो जाती है। उसका खून हम लोग मिलकर पीते हैं और आज भी मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगा, अपनी उम्र बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर एक झटके में सरपंच जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे और तब मैं देख पाया था सरपंच जी का वो बढ़ता हुआ दो दांत, उनके सामने का दो दांत जो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। और तब सरपंच जी अपने वो दोनों दांतों को मेरे कंधों के अंदर गड़ाना चाहते थे। मेरे कंधों पर गड़ाकर वो मेरा खून चूसना चाहते थे। और मैं सरपंच जी से कहने लगा, छोड़ दीजिए सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए, आपका ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। लेकिन सरपंच जी मेरे कंधों में अपनी दोनों दांतों को गड़ा दिए और मेरी आंखें धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो गई। और वहाँ सरपंच जी की बुआ जो कि एक पिशाचनी थी, वो मुझसे कह रही थी, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे? नहीं, हम पिशाच हैं और पिशाच इंसानों की मन की बात पढ़ सकते हैं। मुझे पता था कि तुम गांव की ओर भागने वाले हो क्योंकि तुमने अपने मन में ऐसा सोचा था। और तब मैं अपनी दिमाग की तरंगे सरपंच जी की बेटी और उसकी बीवी के पास भेजी और तब उन्हें भी ये पता चल गया कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ।
उसके बाद वो दोनों भी तुम्हें यहाँ पकड़कर इस तहखाने के अंदर लेकर आ गई और अब देखो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बस कुछ ही सेकंड के तुम मेहमान हो और तुम्हारी मौत हो जाएगी। वहाँ सरपंच जी की बुआ ऐसा कह रही थी और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन हो सकता है मेरी वो डायरी जिसमें मैंने इस गांव के आधे अधूरे कहानी को लिखा था, इस गांव के आधे अधूरे रहस्य को लिखा था, वो डायरी किसी को मिले और वो मेरे इस कहानी को समझ पाए और हो सकता है वो अपने कुछ शब्दों को जोड़कर इस कहानी को पूरा करके लोगों के सामने परोसे। और हो सकता है कि सरपंच जी का वो राज कभी दुनिया वालों के सामने आए और ये भी हो सकता है कि उस गांव का राज हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाए।